वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हो या पॉलिटिक्स, इंडियन हर जगह हैं। गूगल के सीईओ से लेकर एक्स, यूट्यूब, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह इंडियन ओरिजिन के लोग मौजूद हैं। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, ऋषि सुनक, प्रयाग अग्रवाल, अरविंद कृष्णा, नील मोहन और अजय बंगा जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड में इंडिया का नाम ऊंचा किया है। इन्हें देखकर प्रूफ होता है कि इंडियन हर जगह है। लेकिन इंडियन इज एवरीवेयर की कहावत का इस्तेमाल आजकल नेगेटिव वे में होने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे देश के लोगों को लगता है कि इंडियन उनकी जॉब से लेकर और रिच होते जा रहे हैं। एक्चुअल में इंडिया के बाहर इंडियन क्रिकेट मैच हो, स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियर, इंडियन लिटरली हर जगह मौजूद हैं। यूके की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लार्जर और रिचेस्ट है। अगर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो 2022 की सेंसेक्स के अकॉर्डिंग यूएसए में इंडियन की एवरेज हाउस होल्ड इनकम 1 करोड़ रुपए के बराबर है। मगर सोचने वाली बात है, जिस देश में समुद्र को पार करना पाप समझा जाता है, आज 7 समुद्रों को पार करके इतने सारे भारतीय विदेश में कैसे पहुंचे और कैसे इन्होंने लीडिंग पोजीशन हासिल की। कहानी सच में काफी इंटरेस्टिंग है, मगर पूरी कहानी जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इंडियंस ने वर्ल्ड में इतनी रिच और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी बनाई है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा के इतिहास की। कहां-कहां इंडियन मौजूद हैं। अगर यूनाइटेड नेशन के डेटा की बात की जाए तो पूरी दुनिया में लगभग 28 करोड़ माइग्रेंट हैं और इनमें से 2 करोड़ प्रवासी तो भारतीय ही हैं। यह तो टोटल भारतीय प्रवासियों की बात हुई। अगर कंट्री के अकॉर्डिंग बात की जाए तो भारत के 27 लाख प्रवासी अमेरिका में, लगभग 8,20,000 प्रवासी ब्रिटेन में, 7,20,000 कनाडा में और 5,80,000 के आसपास प्रवासी ऑस्ट्रेलिया में हैं। इसके अलावा 35 लाख यूएई और 25 लाख के आसपास सऊदी अरब में रहते हैं। मगर भारत का जो इतना वास्ट डायस्पोरा आज दिखाई देता है, वह कुछ महीनों या सालों में नहीं फैला है। असल में इसकी जड़ें सिल्क रूट से होकर स्पाइसेस रूट तक जाती हैं, क्योंकि ट्रेड रूट की वजह से ही भारतीय डायस्पोरा साउथ एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक पहुंचा है। एक्चुअल में ट्रेड ही वह वजह है जिसने भारतीयों और भारतीय कल्चर को दूसरे देशों तक पहुंचाया है और इसी वजह से भारतीयों के वहां बसने की शुरुआत हुई थी। वैसे तो स्टार्टिंग से ही ट्रेड के थ्रू इंडियन कल्चर, रिलीजन और आइडियोलॉजी विदेश तक पहुंच रही थी, मगर इसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ यूरोपियों का आना। एक्चुअल में यूरोपियंस के भारत में आने के बाद इंडियन डायस्पोरा की डेस्टिनेशन ही बदल गई, क्योंकि भारत के पास पॉपुलेशन थी और यूरोपियन के पास में कॉलोनी। इसलिए वे लोग भारतीय लोगों को मजदूर बनाकर अपनी दूसरी कॉलोनी तक भेजा करते थे, ताकि वे वहां पर प्लांटेशन, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम कर सकें। यूरोपीय इन लेबर को भारत के साथ साथ चीन और अफ्रीका से ले जाते थे। पहले तो इन्हें एग्रीमेंट करके ले जाया जाता था। यह एग्रीमेंट 5 साल से ज्यादा का होता था और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इन्हें सैलरी और लैंड के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वापस देश भेजने का प्रॉमिस किया जाता था। मगर अंग्रेज कभी भी अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते थे। वे वादे करके इन्हें ले तो जाते थे, मगर उसके बाद ना तो उन्हें वेतन सही से मिलता था और न ही वहां उनका रहने का कोई ठिकाना बन पाता था। लेकिन चाहे जो भी हो, जहां ब्रिटेन की कॉलोनी थी वहां बड़े नंबर में इंडियन डायस्पोरा पहुंचता गया। अगर डेटा की बात की जाए तो 1834 से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ब्रिटिशर्स ने 2 मिलियन लोगों को अपनी 19 कॉलोनी में भेज दिया था। अगर बात की जाए इन कॉलोनी की, तो ये श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिटानिया, केन्या, युगांडा, साउथ अफ्रीका, फिजी और घाना में थे। यही वो दौर था जब दुनिया भर में स्लेवरी को खत्म किया जा रहा था। मगर स्लेवरी खत्म होने के बाद भी ये लोग कभी इंडिया नहीं लौटे और उन्होंने उस देश को ही अपना घर बना लिया। और यही वो पॉइंट था जब इंडियन हमेशा के लिए फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए और यहाँ इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया और टाइम के साथ ये इन्फ्लुएंशियल पोजीशन भी हासिल करते गए। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि मॉरिटानिया जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर से लेकर काफी बड़ी बड़ी पोस्ट पर इंडियन डायस्पोरा ही मौजूद है। साथ ही युगांडा में भी भारतीय डायस्पोरा काफी बड़ी है। टाइम गुजरता गया और फिर आता है 1947, जब भारत को ब्रिटिश लोगों से हमेशा के लिए आजादी मिल गई। मगर इस दौरान भारत सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंज को फेस कर रहा था। ये वही टाइम था जब अपॉर्चुनिटी की तलाश में बहुत सारे इंडियन देश छोड़कर बाहर जाने लगे। यह लोग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट तक पहुंच गए। इनका उद्देश्य विदेशों में बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश करना था, जिसकी वजह से यूएसए, यूके एंड मिडिल ईस्ट इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योरशिप का हब बन चुके थे। इनफैक्ट यूएसए में तो भारतीयों ने हेल्थ केयर और साइंस टेक्नोलॉजी में इतना साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन किया है, जिसकी वजह से आज सिलिकॉन वैली को इंडियन हब कहा जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। मगर सोचने वाली बात है, वैसे तो दुनिया भर में स्किल्ड लोग मौजूद हैं जिनमें चीन का नाम सबसे ऊपर आता है, मगर इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर इंडियन ही क्यों है? तो इसके पीछे रीजन है इंडियन डायस्पोरा का काबिल होना। इसे आप माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जब माइक्रोसॉफ्ट अपने सबसे वर्स्ट टाइम से गुजर रहा था, तब बिल गेट्स ने सत्य नडेला को CEO बनाया था। सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट को वर्ल्ड की लार्जेस्ट और रिचेस्ट कंपनी की पोजीशन तक पहुंचा दिया है। मगर ये नहीं है कि केवल यूएसए में ही इंडियन इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर हैं। असल में यूएसए के साथ साथ यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी इंडियन डायस्पोरा ने वहां की सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया है। और इनमें शामिल हैं किरण मजूमदार शाह, लक्ष्मी मित्तल, हिंदुजा, ऋषि सुनक, प्रेम वात्सा, अपूर्व मेहता और न जाने उनके ही जैसे कितनी और लोग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंडियन फॉरेन में इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं? तो बताते चलें, इसके पीछे कुछ खास रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्चुअल में पहले इंडियन लेबर दूसरे देशों तक जाते थे, मगर अब भारत का इंटेलेक्चुअल वर्ग ही फॉरेन में सेटल होता है। अब इंडियन पहले अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ही बिजनेस की तरफ जाते हैं। और यह तो आप जानते ही हैं कि हाईली एजुकेटेड होने की वजह से सक्सेसफुल होने के चांस भी बेहद बढ़ जाते हैं। यही रीजन है कि भारतीय फॉरेन कंट्रीज में इतने सक्सेसफुल और रिच हैं। वैसे इसके अलावा एक और रीजन है कि भारत के अलावा बाकी देशों से जितने भी लोग फॉरेन कंट्रीज में पहुंचते हैं, वे वहां पैसा कमाने और सेटल होने के लिए क्रिमिनल रास्तों को चूज करते हैं, जिसका एक बेहतर एग्जाम्पल अफ्रीकन अमेरिकन है। अफ्रीकन अमेरिकन को आज बहुत ही बुरी नजरों से देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी मर्डर और गन असॉल्ट के क्राइम में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अफ्रीकन कम्युनिटी ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों पर भी विदेश में टेररिज्म के काफी केस मिलते हैं, जिसकी वजह से हर साल हजारों की संख्या में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 6 साल में ही 6,18,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है, जबकि दूसरे देशों के कंपैरिजन में इंडियन की फॉरेन में क्राइम रेट में हिस्सेदारी ना के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसी वजह से सक्सेस के पीछे भागते हुए इंडियन रिच एंड सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जहां विदेश में पहुंचकर भारतीय डायस्पोरा भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को बढ़ाता है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, वहीं देश में ब्रेन ड्रेन भी देखने को मिलता है, क्योंकि टैलेंटेड इंडियन का ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल होना भारत के लिए नुकसानदायक है, मगर इसके कुछ फायदे भी हैं। अगर इंडियन डायस्पोरा के बेनिफिट की बात की जाए तो इनमें सबसे पहले है रेमिटेंस। विदेश में रहने वाले इंडियन अपनी फैमिली को पैसा भेजते हैं। अगर 2023 के फिगर की बात की जाए तो 2023 में इंडिया को $125 बिलियन का रेमिटेंस मिला है, जिसकी वजह से भारत में कंज्यूमर स्पेंडिंग और फॉरेन रिजर्व बूस्ट हुआ है। इसके अलावा विदेशों में बस चुके भारतीय भारत में पॉवर्टी और एजुकेशन के लिए डोनेशन भी देते हैं, जिसकी वजह से सोशल सेक्टर में इंडिया को फायदा हो रहा है। साथ ही अगर बात की जाए अगले बेनिफिट की तो वह है इन्वेस्टमेंट। नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि NRI और OCI विदेश में पैसा कमाकर भारत में हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप और अमेरिका की करेंसी भारत के मुकाबले स्ट्रॉन्ग है और वहां के पैसे को भारत में बड़ी लेवल पर इन्वेस्ट किया जाता है, और इस इन्वेस्टमेंट से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को बूस्ट मिलता है। हमारा थर्ड बेनिफिट है नॉलेज ट्रांसफर का। एक्चुअल में विदेश में बस चुके भारतीय न केवल पैसा लेकर आते हैं, बल्कि बहुत सारा नॉलेज, वैल्यूएबल स्किल और एक्सपर्टीज भी अपने साथ लेकर आते हैं, जिसकी वजह से देश में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और अलग अलग सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। जिसके लिए आप श्रीधर वेम्बू का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके भारत की एक सक्सेसफुल कंपनी ज़ोहो को बनाया है। अगर ज़ोहो की बात की जाए तो यह बड़ी लेवल पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और वेब बेस्ड बिजनेस टूल को बनाती है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें अपने डायस्पोरा से होता है, वह है पॉलिटिकल बेनिफिट और इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करना। एक्चुअल में विदेश में बस चुके इन्फ्लुएंशियल इंडियन वहां की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है ताकि वे इंडिया के लिए फेवरेबल पॉलिसीज लेकर आ सकें। यही वजह है कि भारत को दुनिया में ज्यादा ग्लोबल इन्फ्लुएंस मिलता है। इसके अलावा इन सबसे वर्ल्ड में भारत की रेपुटेशन भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब नॉन रेजिडेंट इंडियन और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन दुनिया भर में सक्सेसफुल होते हैं तो उनकी वजह से भारत की पॉजिटिव इमेज बनती है, जिससे इंडिया एंड उन देशों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बनती है। जैसे योग और इंडियन फेस्टिवल की वजह से इंडियन कल्चर दुनिया भर में मशहूर हुआ है और भारत की सॉफ्ट पावर इम्प्रूव हुई है। तो देखा आपने किस तरह से इंडियन डायस्पोरा भारत की इमेज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मगर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज इंडियन इज एवरीवेयर की कहावत को नेगेटिव वे में यूज किया जा रहा है, जिससे भारतीय डायस्पोरा को कुछ चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं।
अगर पहले चैलेंज की बात की जाए तो वो है जब इंडियन डायस्पोरा इंडिया के अगेंस्ट काम करने लगते हैं। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा कनाडा, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया में प्रो खालिस्तानी मूवमेंट चलाए गए थे, जिसकी वजह से इंडिया को नेगेटिव इम्पैक्ट देखना पड़ा था। दूसरा चैलेंज है बढ़ता हुआ प्रोटेक्शनिज्म। इसका मतलब है कि डेवलप्ड देश में इंडियन स्किल्ड वर्कर्स के खिलाफ एक नेगेटिव एटीट्यूड पनपने लगा है। एक्चुअल में ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है कि इंडियन उनकी जॉब छीन रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यूएसए और कनाडा को ले सकते हैं। वहाँ पर लार्ज नंबर में इंडियन प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया था। प्रोटेस्ट की वजह से वहाँ की सरकार को काफी चेंजेस करने पड़े। जैसे जहाँ पहले इंडियन को अमेरिका का H1 वीजा आसानी से मिल जाता था, अब वह बड़ी मुश्किलों से मिलता है। इसके अलावा एक और खतरनाक चैलेंज देखने को मिलता है, वह है इंडियन डायस्पोरा के खिलाफ भेदभाव। एक्चुअल में इंडियन डायस्पोरा को रेसिज्म और कॉलोनिकल माइंडसेट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं, जहां इंडियन स्टूडेंट्स के साथ काफी भेदभाव देखने को मिलता है। तो देखा आपने किस तरह इंडियन डायस्पोरा भारत की इमेज को स्ट्रॉन्ग तो करता है, मगर उससे खुद काफी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इंडियन डायस्पोरा की बात की। वैसे आपका इंडियन डायस्पोरा के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कॉमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।